नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपूत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कक्षा 11 की हमारी बुक चल रही है आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग 1 और इसके अंदर हम पाठ नंबर 4 पढ़ रहे हैं नेहरू की वैचारिक विरासत एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिसका पहला वीडियो हमने बना दिया है। वो नहीं देखा, आई बटन में लिंक मिलेगा। इससे पहले इस किताब के 3 पार्ट जो हमने पढ़ाए हैं वो भी नहीं देखे, उनके भी लिंक मिलेंगे। कल ये क्लास जो है थोड़ी मिस हो गई, इसलिए आज इसको रखा जा रहा है। तो आगे हम शुरुआत करते हैं नेहरू के जो वैचारिक दृष्टिकोण वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उनमें आज हम शुरू कर रहे हैं परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम से। तो देखो, भारत परमाणु ऊर्जा के महत्व को समझने वाले अग्रणी देशों में रहा है, यानी भारत के जो है परमाणु ऊर्जा के महत्व को समझने वाले देशों में बहुत आगे रहा है। नेहरू समझते थे कि परमाणु ऊर्जा दुनिया के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में क्रांति लाएगी। नेहरू मानते थे कि जो परमाणु ऊर्जा है ये दुनिया का जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन है इसमें क्रांति लाएगी। साथ ही ये एक देश की सुरक्षा क्षमता पर भी प्रभाव डालेगी। नहीं, इससे क्या है, एक देश की जो सुरक्षा क्षमता है ये भी मजबूत होगी। सन 1948 के आरंभ में उन्होंने लिखा, भविष्य उनका होगा जो परमाणु ऊर्जा पैदा कर सके। उन्होंने कहा कि उन्हीं का भविष्य का जो परमाणु ऊर्जा पैदा कर सके, यह भविष्य का सर्व प्रमुख ऊर्जा स्रोत बनने जा रहा है। यानी जो परमाणु ऊर्जा है ये भविष्य का सबसे प्रमुख ऊर्जा स्रोत बनने जा रहा है। स्वाभाविक रूप से सैनिक सुरक्षा भी इससे जुड़ी है, यानी कि जो सैनिक सुरक्षा है ये भी इससे जुड़ी है। अगस्त 1948 में भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की। यानी 1948 में भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष भारत के अग्रणी परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर होमी भाभा को बनाया गया। शांतिपूर्ण ऊर्जा विकसित करने के यह आयोग वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग के तहत बना। यानी शांतिपूर्ण ऊर्जा के विकसित करने के लिए ये जो आयोग है ये वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग के तहत बनाया गया, जो सीधे प्रधानमंत्री नेहरू के निर्देशन में काम करता था। सन 1954 में सरकार ने सीधा प्रधानमंत्री नेतृत्व में एक अलग परमाणु विभाग भी गठित किया, जिसके सचिव डॉक्टर होमी भाभा बनाए गए। भारत के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा, जो एशिया का भी पहला रिएक्टर था, ने मुंबई, उस समय मुंबई था, अब तो उस समय बम्बई था, मुंबई है, अगस्त 1956 में काम शुरू किया। भारत के अत्याधुनिक यानी बहुत ही आधुनिक और अति विकसित जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तहत स्थापित परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने कुछ ही वर्ष में जो विद्युत यानी बिजली उत्पादन भी प्रारंभ कर दिया। हालांकि भारत परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए ही समर्पित था, परंतु इस क्षमता का उपयोग आसानी से परमाणु बम बनाने के लिए भी किया जा सकता था। आने वाले समय में भारत ने ये कार्य किया भी, और आज भारत विश्व के एक प्रमुख परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र भी है। इसके बाद हम बात करेंगे अंतरिक्ष अनुसंधान की। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई की संकल्पना है, जिन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक यानी पिता कहा जाते हैं। वे वैज्ञानिक कल्पना और राष्ट्र नायक के जनक, यानी जो विज्ञान की कल्पनाएं और राष्ट्र के नायक के जनक रूप में जाने जाते हैं। सन 1957 में स्पुतनिक के प्रक्षेपण के बाद उन्होंने कृत्रिम उपग्रहों की उपयोगिता को भांपा। यानी जब 1997 में स्पुतनिक का प्रक्षेपण किया गया, उसके बाद उन्होंने जो कृत्रिम उपग्रह हैं इनकी उपयोगिता को जाना। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें भारत के भविष्य में वैज्ञानिक विकास को अहम माना, यानी जो सभी प्रधानमंत्री नेहरू, जिन्होंने कहा कि भारत के भविष्य में विज्ञान का विकास भी महत्व है, सन 1961 में अंतरिक्ष अनुसंधान को परमाणु ऊर्जा के विभाग की देखरेख में रखा। यानी जो अंतरिक्ष अनुसंधान है इसको परमाणु ऊर्जा विभाग की देख में रखा। परमाणु ऊर्जा विभाग के निदेशक डॉक्टर होमी भाभा ने सन 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति यानी इनकोस्पार का जो है गठन किया, और जिसमें सभापति जो है डॉक्टर विक्रम साराभाई को बनाया गया। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ने देशी तकनीक की आवश्यकता, यानी देशी तकनीक की आवश्यकता, कच्चे माल व तकनीकी आपूर्ति में भावी अस्थिरता संभावनाओं को भांपते हुए प्रत्येक माल आपूर्ति मार्ग, प्रक्रिया एवं तकनीक को अपने अधिकार में लाने का प्रयत्न किया। जैसे जैसे भारतीय रोहिणी उपग्रह कार्यक्रम ने अधिक संकुल एवं वृत्ताकार रॉकेट का प्रक्षेपण जारी रखा, अंतरिक्ष कार्यक्रम जो बढ़ता गया, इसे परमाणु ऊर्जा विभाग से अलग कर एक स्वतंत्र सरकारी विभाग भी बना दिया गया। सन 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन हुआ तथा जून 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई। डॉक्टर साराभाई ने टेलीविजन के सीधे प्रसारण जैसे बहुल अनुप्रयोगों के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कृत्रिम उपग्रहों की संभावना के संदर्भ में नासा के साथ प्रारंभिक अध्ययन में हिस्सा लिया, और अध्ययन से ये स्पष्ट हुआ कि प्रसारण के लिए सबसे सस्ता और साधन है। यानी जो टेलीविजन के सीधे प्रसारण के लिए जो बहुल सारी जो अनुप्रयोग है उनके लिए जो कृत्रिम उपग्रह उनके लिए उन्होंने नासा के साथ संपर्क साधा, और उनसे स्पष्ट हुआ कि ये प्रसारण का ये सबसे सस्ता और सरल जरिया है।
प्रारंभ से ही उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए साराभाई और इसरो ने मिलकर एक स्वतंत्र प्रक्षेपण वाहन का भी निर्माण किया। यही प्रक्षेपण वाहन कृत्रिम उपग्रहों को कक्ष में स्थापित करने और भविष्य में वृहद प्रक्षेपण वाहनों में निर्माण के लिए आवश्यक अभ्यास उपलब्ध कराने में भी सक्षम था। रोहिणी श्रेणी के साथ ठोस मोटर बनाने में भारत की क्षमता रखते हुए अन्य देशों ने भी समानांतर कार्यक्रम के लिए ठोस रॉकेट का जो उपयोग है वह समझा। इसरो ने कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण वाहन यानी SLV की जो आधारभूत संरचना है और इसके तकनीकी निर्माण को भी प्रारंभ किया। अमेरिका के स्कॉट रॉकेट से प्रभावित होकर वाहन को जो है चतुर्श्रेणी ठोस वाहन का भी रूप दिया गया। आज़ादी के पश्चात 2 दशकों में भारत के जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है इसमें प्रगति से हुई। सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस देश को स्वतंत्र हुए कुछ ही समय बीता था, यानी आज़ादी कुछ समय था, उसने नीति और नियताओं एवं युग दृष्टाओं के रूप में ऐसे व्यक्तित्व योगदान मिला जिन्होंने उच्च कोटि के अंतरिक्ष अनुसंधान में सहयोग किया। आज भारत की विश्व के चुनिंदा देशों की पंक्ति में ला खड़ा किया है, जिसकी बदौलत आज भारत भूकक्ष स्थिर कक्षा में GSLV, मंगलयान और चंद्रयान जैसे अत्याधुनिक अभियान करने में भी सक्षम हुआ है। निसंदेह सामाजिक एवं धार्मिक विषमता से परे विज्ञान के स्तर में ये प्रकृति जो है अभूतपूर्व थी। नेहरू के वैज्ञानिक दृष्टिकोण की धरातल पर साकार होने की सर्वोत्कृष्ट उदाहरण थे, यानी सबसे ऊंचा उदाहरण है। अब हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के संबंधी नेहरू के विचार। पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के साथ साथ वह व्यक्ति थे जिन्होंने इस विविधता से परिपूर्ण देश में लोकतंत्र के बीज बोए, यानी इस विविधताओं से भरे हुए देश में लोकतंत्र के बीज बोए। उनका मत था कि भारत में धर्म, जाति, प्रजाति तथा लिंग पर आधारित भेदभाव की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, यानी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज़ादी की पूर्व तथा उसके बाद उनके विभिन्न संबोधनों में व्यक्त किए गए तो लोकतंत्र संबंधी विचारों की छाया हमें भारत के संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों व अन्य प्रावधानों में सहज ही देख सकते हैं। उनके संबोधनों में सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की बात थी, विधि के समक्ष समानता की बात थी, अवसरों की समानता की बात थी, विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता थी और धार्मिक विश्वास को मानने की स्वतंत्रता संबंधी बातें देखी जाती है। प्रजातंत्र के संबंध में उनका मत था कि जो लोग ऊपर चोटी पर है और जो लोग नीचे ज़मीन पर है उनके बीच बहुत बड़ी खाई है। उन्होंने कहा कि जो चोटी पर बैठे हैं और जो ज़मीन पर है उनके बीच बहुत बड़ी खाई है। अगर हम प्रजातंत्र लाना चाहते हैं तो यह अनिवार्य हो जाता है कि इस खाई को पार किया जाए, यानी इन दोनों के बीच जो खाई है इसको पार करना होगा तभी प्रजातंत्र आएगा। वास्तव में जहाँ तक अवसरों का संबंध है और जहाँ तक रहन सहन की स्थिति का संबंध है और जहाँ तक जीवन की आवश्यकताओं का संबंध है उन्हें अधिक से अधिक नज़दीक लाया, यानी बहुत जल्दी उनको नज़दीक लाया जाए। इस मत से स्पष्ट होता है कि वे प्रजातांत्रिक मूल्यों में आम जन में अवसरों की समानता को अधिक महत्व देते थे, यानी प्रजातंत्र मूल्यों में जो अवसरों की समानता है उसको महत्व देते थे। नेहरू राजनीतिक लोकतंत्र के साथ आर्थिक लोकतंत्र के विपक्ष थे, यानी उन्होंने कहा कि आर्थिक लोकतंत्र भी होना चाहिए। उनके अनुसार इसके बिना देश का जो उचित आर्थिक विकास है वो संभव ही नहीं है। 25 फरवरी 1956 को संसदीय लोकतंत्र विषय पर आयोजित एक सेमिनार के अवसर पर उन्होंने कहा कि भूतकाल में लोकतंत्र का अर्थ मुख्य रूप से राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में देखा जाता है, यानी जो पीछे है वो लोकतंत्र का अर्थ राजनीतिक लोकतंत्र था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग करता था, लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए उस मताधिकार की कोई मायने नहीं है यदि वह आर्थिक रूप से पिछड़ा और भूखा है। यानी अगर उसके मताधिकार यानी राजनीतिक लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं है अगर वह भूखा और पिछड़ा हो। पंडित नेहरू का लोकतांत्रिक सहभागिता के सिद्धांत पर आधारित थे, यानी वो लोकतांत्रिक सहभागिता के सिद्धांत को मानते थे जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी बंटवारा महत्वपूर्ण था। इसे साकार विकेंद्रीकरण मतलब सत्ता को बांटना, मतलब सत्ता की जो शक्तियाँ हैं उनको अलग अलग करना। इसे साकार करने के लिए सन 1952 में उन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की, यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरुआत की और जिसे बलवंत राय मेहता इसके अध्यक्ष बनेंगे, जिसे नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जो कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का आधार बनी है। जो त्रिस्तरीय पंचायती राज हुआ उसकी स्थापना का आधार बनी। यहाँ पर एक चित्र है जिसमें आप देख सकते हो नेहरू 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की स्थापना के अवसर पर नागौर राजस्थान में ये है, ये पूरा उस समय का चित्र है। उल्लेखनीय है कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखी गई। इस अवसर पर श्री नेहरू ने अपने संबोधन में कहा था कि लोकतंत्र की जड़ें भारत के लिए अनजाने नहीं है, यानी अनजाने नहीं है। ये हमारी प्राचीन जो पंचायत व्यवस्था है उसमें दृष्टिगोचर होती है। जैसे राजनीतिक व्यवस्था में सभी मत देने के अधिकारी हैं, आर्थिक मामलों में सबके पास समान अवसर है, वैसे ही प्रत्येक पंचायत में भी सभी समान होंगे, महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होगा। पंडित नेहरू को सही अर्थों में लोकतंत्र की स्थापना का श्रेय जाता है। उनके द्वारा लोकतंत्र में
लोकतंत्र के ऐसे बीजों का रोपण किया गया जिनका लाभ आज की जो पीढ़ी है वो भी उठा रही है। लोकतंत्र की स्थापना में उनकी योगदान का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक है कि हम 20वीं शताब्दी में जो औपनिवेशिक सत्ता से स्वतंत्र हुए विभिन्न देशों की वर्तमान व्यवस्था का भी मूल्यांकन करें। हम पाते हैं कि जहाँ अधिकांश देश अपनी आंतरिक समस्याओं से ग्रस्त हैं और वही सही अर्थों में लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर पाए, वहीं भारत आज नेहरू की बदौलत विश्व का सबसे विशाल और सफल लोकतंत्र है। इसके बाद जो टॉपिक है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आपको आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। कर रहे हैं, स्वस्थ रहें।